साथियों नमस्कार। आज इस पॉलिटिकल साइंस की इस विशेष चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत। ना ऋतु बदली, ना मौसम बदला, न कक्षा बदली, न सत्र बदला, न फसल बदली, ना ही खेती बदली, न पेड़ पौधों की रंगत, न सूर्य चांद सितारों की दिशा बदली, ना ही नक्षत्र बदले। बदला तो सिर्फ कैलेंडर। इस बदले हुए कैलेंडर वर्ष यानी 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम ऐसे विषय पर आज चर्चा करते हैं जो भारत को विश्व की महान शक्ति बनाने की दिशा में कार्य करेगा। यानी भारत विश्व गुरु था और 21वीं सदी और नई सहस्त्राब्दी में भारत वापस उसी स्टेटस को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। हम जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, डिफेंस पावर है, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक पावर है और भारत 2047 तक विकसित होने का सपना देखता है। इस विकसित होने के लिए 2047 तक अपने सपने को पूरा करने के लिए भारत की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है एनर्जी। यानी भारत जो है एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और एनर्जी के माध्यम से भारत अपनी भूमिका को जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक ऐसा ऐसा मुकाम देना चाहता है कि जिससे वो न केवल खुद आत्मनिर्भर बने बल्कि एनर्जी सेक्टर में वो एक्सपोर्ट भी कर सके। इसी दिशा में भारत सरकार ने एक कानून अभी हाल ही में पास किया है जिसे हम शांति एक्ट 2025 कहते हैं। यह है क्या? सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसका पूरा नाम क्या है, फिर क्या है, इसके टारगेट्स क्या है। सतत परमाणु ऊर्जा दोहन और विकास भारत रूपांतरण कानून 2025 यानी सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2025। यानी भारत का रूपांतरण हो रहा है, भारत एक बिगेस्ट पावर की तरफ मूव कर रहा है। इसी दिशा में भारत के ऊर्जा भविष्य का यह एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है। ये जो कानून है ये अपने आप में एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है और इसके माध्यम से भारत क्या चाहता है आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कानून है क्या। ये एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा कानून है। यानी शांति कानून 2025 क्या है, इसका संबंध एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है। ये पूर्व के दो कानूनों का नया रूप है। भारत सरकार ने 1962 में कानून बनाया इंडियाज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। दूसरा कानून बनाया सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इन दोनों कानूनों में संशोधन करके शांति कानून 2025 भारत बनाता है। नेक्स्ट, यानी पूर्व के दोनों बिलों में जो कमियां थी उन कमियों को सुधारते हुए भारत जो है ये नया कानून बनाता है शांति कानून 2025। और यह कानून जो है भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है, एक नया आयाम है, एक नया डायमेंशन है भारत सरकार का इस कानून के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि इस कानून के लक्ष्य क्या है और इस कानून के लक्ष्यों के माध्यम से हमें इस कानून की इंपॉर्टेंस का पता लगेगा। देखिए, नागरिक परमाणु क्षेत्र के कानूनों में व्यापक सुधार करना और निजी भागीदारी। ये देखिए आप, ये दो टारगेट देखिए आप। यानी अगर भारत सरकार कोई कानून बनाती है तो उसका अगर एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में अगर कोई प्लांट डेवलप करती है या कोई नया रिसर्च करती है या नया प्रोजेक्ट लाती है तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी जो है नागरिकों के प्रति भी होती है। भोपाल गैस कांड को हम देख चुके हैं। तो नागरिक क्षेत्र में नागरिकों के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण जरूरी एक टारगेट है। इसके साथ ही प्राइवेट पार्टनरशिप, ये दो टारगेट इसमें लिए गए हैं। आगे हम देखते हैं एक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, यानी एक रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होगी और इस संदर्भ में सारे टर्म्स कंडीशंस वो रेगुलेटरी बोर्ड जो है जारी करेगा। ये जो है प्राइवेट कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में हिस्सेदारी मिलेगी। यानी अब जो है कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड यानी नॉन प्रोलिफरेशन यानी परमाणु अप्रसार उसमें नहीं होगा और उसमें डिसआर्मामेंट को ध्यान दिया जाएगा और नो यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर डिफेंस सिस्टम या
फॉर आर्मामेंट्स, यानी शस्त्रीकरण के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाएगा। इसी क्षेत्र में जो है प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हिस्सेदारी मिलेगी। साथ ही भारत जलवायु लक्ष्यों को भी पूरा करेगा। यानी हम जानते हैं कि हमारी तो सनातन संस्कृति रही है कि हम प्रकृति को बहुत महत्व देते हैं। ओजोन की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम तक हम ना पहुँचे, उसके लिए हम एक क्लीन, नीट एंड क्लीन एनर्जी का एक हम टारगेट पूरा करना चाहते हैं। 2047 तक 100 गीगावाट, अभी अगर हम देखें तो 8 से 10 गीगावाट तक हमारा प्रोडक्शन है, और हमारी आवश्यकता 2047 तक लगभग 100 के लगभग होगी, 100 गीगावाट तक। तो ये टारगेट हमें प्राप्त करना है, जो कि विकसित भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर केवल सरकारी नियंत्रण, यानी अभी तक इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, अब जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन इस कानून के माध्यम से हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगी, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी भारत जो है ग्लोबली जो है विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के साथ डील कर पाएगा। भारत अपनी जियोपॉलिटिकल स्थिति को स्ट्रेंथन कर पाएगा इस कानून के माध्यम से। यानी हम क्लीन एनर्जी चाहते हैं, हम 24/7 यानी हमेशा एनर्जी चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कभी बंद ना हो, ऐसा हमारा टारगेट है। इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि हमारी बैकबोन है, उसको हमारी इंडस्ट्री का, हमारे डेवलपमेंट का 2047 के सपने का बैकबोन है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए नेट ज़ीरो कमिटमेंट हमारा जो है इस क्लाइमेट के प्रति, और एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स को मजबूती देना, साथ ही इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये हमारे इस शांति कानून 2025 के टारगेट्स हैं। पहले पूरा सरकारी नियंत्रण था, पुराने कानून थे जो सीमित थे और काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, इन्हें बहुत सिस्टमेटिक, सरल और बिल्कुल क्लासिफाई किया है, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट किया है, बिल्कुल डिफाइन किया है शांति कानून 2025 के माध्यम से। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल यानी जो जीवाश्म ईंधन है, जिसमें कोयले या कोल के ऊपर हमारी 70% निर्भरता है, इसको ख़त्म करना, क्योंकि जो एटॉमिक एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से हमारे लिए ज़्यादा चीप है, ज़्यादा सस्ती है। ये जो है हमारे शांति कानून 2025 के टारगेट्स हैं, जिनको इस कानून के माध्यम से भारत सरकार पूरा करना चाहती है। आगे देखिए कि ये जो शांति कानून 2025 है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि टारगेट तो हमने डिसाइड कर लिए, लेकिन भारत एक सुपर पावर के रूप में बनेगा तो वो कैसे बन जाएगा। अभी तक का रिकॉर्ड हम अगर देखें तो देखिए इन पॉइंट्स के माध्यम से, भारत के ऊपर सैंक्शंस, यानी बुद्धा स्माइल 1974 में और 1998 में 2 बार हमने परमाणु परीक्षण किए, और विश्व के जो परमाणु संपन्न राष्ट्र थे, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स या एनएसजी या जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री थे, उन्होंने भारत पर तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए कि जिससे भारत किसी भी तरह का परमाणु बम न बना सके और एटॉमिक रिसर्च न कर सके, और किसी तरह का अन्य किसी राष्ट्र को परमाणु जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या किसी भी तरह का इससे संबंधित कोई भी मिनरल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट न कर सके। ऐसी सैंक्शंस भारत के ऊपर थी। लेकिन अब जो है वो सैंक्शंस हटा दी गई है, सारी जो बाधाएं हैं वो दूर हो चुकी है। ग्लोबल न्यूक्लियर वैल्यू चेन में सीरियस प्लेयर, देखिए आप, भारत के पास परमाणु बम है, भारत के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास एनर्जी है, लेकिन भारत किसी को धमकी नहीं देता है। भारत एक बहुत जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में, सीरियस प्लेयर के रूप में काम कर रहा है। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट तो होगा ही, जैसे अगर दो देशों में न्यूक्लियर विषय पर कोलैबोरेशन होता है तो उस देश की इमेज बढ़ती है, उस देश में वजन बढ़ता है, उस देश का डेकोरम बढ़ता है। तो जब भारत के पास ये टेक्नोलॉजी होगी, एनर्जी होगी, भारत अगर दूसरे देशों को निर्यात करेगा तो ऐसी स्थिति में भारत जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला जियोपॉलिटिकल प्रभाव के दृष्टिकोण से कंट्री बनेगा। जैसे हमने देखा है कि भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता 123 एग्रीमेंट 2008, देखिए ये जो
भारत के ऊपर सैंक्शंस लगी थी 1974 और 1998 के बाद, इन दोनों के बाद एक बहुत बड़ा रास्ता इस कानून के बाद, इस समझौते के बाद हमारा खुला है। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जब ये असैन्य परमाणु समझौता 123 पैक्ट के नाम से जाना जाता है 2008 में होता है, उसके बाद विश्व के सभी राष्ट्र भारत पर सैंक्शंस हटा देते हैं। जितनी तरह की भी बाधाएं थी भारत के सामने न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, वो सब समाप्त हो गई है। इवन जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है एनएससी जो है, उसने भी जो है भारत को बिल्कुल फ्री कर दिया। भारत पर किसी भी तरह की सैंक्शंस आज की डेट में नहीं है। यानी भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार में एंट्री मिल गई 2008 के बाद। अब उसके बाद देखिए फ्रांस और भारत के बीच में परमाणु रिएक्टर को लेकर समझौता होता है, ईंधन आपूर्ति को लेकर, तकनीकी सहयोग को लेकर 2008 में। उसके बाद जो है फ्रांस के सहयोग से जैतपुर, जो कि महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में है, वहाँ पर एक एटॉमिक प्लांट है। उसके बाद रशिया के साथ हमारा 1988 और 2008 में एक पैक्ट होता है, जो तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु संयंत्र है, वो रशिया के सहयोग से है। ये भारत की भू राजनीतिक स्थिति और भारत का जो टारगेट है उसको अचीव करने के पैरामीटर्स हैं। आगे देखिए, यूनाइटेड किंगडम व भारत 2010 सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग, देखो यूके के साथ 2010 में हो जाता है। इसके अलावा कनाडा के साथ 2010, ऑस्ट्रेलिया 2010, जापान 2016। यानी जापान पहला एक ऐसा देश है जो एनपीटी पर साइन करता है, लेकिन बावजूद उसके भारत के साथ ऐसा समझौता करता है। हम जानते हैं कि भारत ने न तो एनपीटी पे साइन किया, न ही सीटीबीटी पे साइन किया। उसके बावजूद भी जो है भारत को ऐसी सैंक्शंस हटाई गई है, भारत को ऐसा महत्व दिया जा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के समझौतों के संदर्भ में इस सेक्टर में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। कजाकिस्तान के साथ 2009 में, दक्षिण कोरिया के साथ 2011 में, वियतनाम के साथ 2016 में, अर्जेंटीना, यूक्रेन, बांग्लादेश आदि। यानी देखिए कि एनपीटी सीटीबीटी पर साइन नहीं करने के बाद भी भारत को महत्व दिया जा रहा है। अभी सैंक्शन से बाहर है, यानी अभी किसी भी तरह की बाधा भारत के सामने नहीं है। भारत को एनर्जी की आवश्यकता है, भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है। तो इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए, भारत को अपने आप को स्थापित करने के लिए, भारत को ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो है ये एक नया कानून है, जो भारत जो है निजी क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर पाएगा। पब्लिक के लिए एक विशेष सिक्योरिटी के नियम भी इसके माध्यम से बन पाएंगे, और ग्लोबल लेवल पर भारत जो है एनर्जी में आत्मनिर्भर बन जाएगा। भारत की एक विशेष भूमिका इस कानून के माध्यम से होगी। तो क्योंकि अभी हाल ही में ये कानून पास हुआ है, और ये कानून जो है इसके बारे में, इसके टारगेट्स के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में हमें जानना आवश्यक है। इसी विषय पर आज हमने चर्चा की। मुझे अपेक्षा है ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। धन्यवाद।